नमस्कार विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप का एक टॉपिक अभी तक हम पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो व पीडीएफ दोनों भी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक की शुरुआत होती है कि जब अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के प्रयास किए गए। अकबर चाहता था कि शस्त्र बल का प्रयोग करने से पहले अकबर को समझाने के प्रयास किए जाए ताकि बिना रक्तपात के ही संपूर्ण राजस्थान पर उसकी सर्वोच्चता स्थापित हो सके। और इस हेतु अकबर के द्वारा बारी बारी से 4 लोगों को यानी 4 शिष्टमंडल है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए। आरपीसी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो कई समय पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी कितने शिष्टमंडल भेजे गए या सबसे पहले किसको भेजा गया या उन चारों का क्रम बताइए। तो इस तरह के कई क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो इससे आपके वो क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अकबर के द्वारा जो शिष्टमंडल भेजे गए उनमें सबसे पहले भेजा गया अकबर के बहुत ही विश्वस्त व राजनीतिक वार्ताओं में दक्ष व्यक्ति अमीर जलाल खान को। उनको महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के 4 महीने के बाद यानी 1572 ईस्वी में उनको भेजा गया कि अकबर को समझाया जाए कि महाराणा प्रताप को समझाया जाए कि अकबर जैसे शासक का मुकाबला करना प्रताप के बस की बात नहीं है और जिस तरह से अन्य राजपूत शासकों के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई है, ठीक उसी तरह से महाराणा प्रताप के द्वारा भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाए। लेकिन वो असफल रहा इस बात से, उसको समझाने में महाराणा प्रताप को, और ये वार्ता असफल हो गई। इसके बाद अप्रैल 1573 ईस्वी में अकबर ने आमेर के राजकुमार मान सिंह को उदयपुर जाकर महाराणा प्रताप को समझाने का दायित्व सौंपा। मान सिंह डूंगरपुर को जीतने के बाद सलूम्बर होता हुआ उदयपुर पहुंचा और जून 1573 ईस्वी में उसने महाराणा प्रताप से भेंट की। माना जाता है कि दोनों की मुलाकात है वो उदय सागर पाल पर हुई थी और प्रताप ने परंपरागत सम्मान के साथ मान सिंह का स्वागत किया। हालांकि विद्वानों का इस संबंध में अलग अलग तर्क है। जैसे गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात है वो गोगुंदा में हुई थी, न कि उदय सागर झील की पाल पर। वहीं डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव हैं, कर्नल टोड हैं, इन जैसे इतिहासकारों का ये मानना है कि दोनों के बीच में जो मुलाकात है वो उदय सागर झील की पाल पर ही हुई थी। खैर, मान सिंह प्रताप को समझाने के लिए भरसक प्रयास किए और उसको ये विश्वास दिलाया कि वो अकबर की अगर सर्वोच्चता स्वीकार कर लेता है तो अकबर के दरबार में उसको उचित स्थान मिलेगा, उचित पद मिलेंगे और उचित सम्मान मिलेगा। लेकिन इन सब प्रलोभनों से महाराणा प्रताप उठे हुए थे और उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रलोभन को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से मान सिंह और प्रताप के बीच में जो वार्ता हुई उसका परिणाम भी वही डाक की 3 पात यानी बेनतीजा रहा। जब मान सिंह और प्रताप के बीच की वार्ता असफल हो गई तो उसके बाद अकबर ने प्रताप को समझाने का दायित्व राजा भगवंत दास को सौंपा, जो सितंबर अक्टूबर महीने में यानी 1573 के सितंबर और अक्टूबर मंथ में राणा प्रताप के पास उसे समझाने के लिए गए। लेकिन इस राजनीतिक मिशन का भी वही हर्ष हुआ जो पहले वाले 2 मिशनों का हुआ था। तो अमीर जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर उसके बाद भगवंत दास और फिर अंतिम जो मिशन था वो राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया दिसंबर 1573 ईस्वी में। परंतु प्रताप के निश्चय में हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया और इसके साथ ही जो समझाने के सारे प्रयास थे वो सारे के सारे असफल हो गए। तो अब शांतिपूर्वक समस्या का हल निकालने के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से अब युद्ध ही एकमात्र बचा हुआ विकल्प था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। युद्ध की बात शुरुआत करने से पहले सम्राट अकबर की राजपूत नीति के बारे में आपको बता देते हैं कि सम्राट अकबर की राजपूत नीति के 2 मुख्य सिद्धांत थे।
पहला सिद्धांत था प्यार और दुलार का, यानी प्यार करने का, दुलारने का, एक तरह से किस का सिद्धांत। और दूसरा था जो शक्ति प्यार और दुलार से उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करती है उसके लिए शक्ति का प्रयोग करना, यानी किक। तो इस तरह से इसको किस एंड किक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, किस एंड किक पॉलिसी। अतः जब अकबर प्रताप के साथ अपनी प्रथम नीति में सफल नहीं रहा, यानी प्यार व दुलार की नीति में सफल नहीं रहा, तो उसने दूसरी नीति पर अमल करने का निश्चय कर लिया। और इसके साथ ही दोनों ओर युद्ध की तैयारियां भी होने लगी, क्योंकि महाराणा प्रताप भी अब ये समझ चुके थे कि जब अकबर के शिष्टमंडलों के साथ समझौते की वार्ताएं सफल नहीं हुई है तो अब अकबर का अगला कदम युद्ध के रूप में देखने को मिलेगा। तो अब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां शुरू देखने को मिली। अकबर ने अपनी तरफ से इसकी जिम्मेदारी राजा मान सिंह को दी है। और उसके साथ ही हम आगे चर्चा करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध जो राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए या राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए या इवन भारत में भी कहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध से प्रताप को एक भारत का बहुत ही साहसी वीर व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया। उसके द्वारा जो रणनीति अपनाई गई या जो साहस दिखाया गया या जो वीरता का प्रदर्शन किया गया या थोड़े से संसाधनों के बावजूद भी अकबर जैसे सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की गई, उन सब प्रयासों से अकबर को महान बना दिया गया। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये 21 जून 1576 यानी 1576 एडी के अंदर इसको लड़ा गया। कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली के नाम से पुकारा है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि 21 जून, कहीं कि 18 जून भी लिखा हुआ है, बट ज़्यादातर विद्वान इसको 21 जून ही मानते हैं। 21 जून 1576 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध के कारण क्या थे, यानी हल्दी घाटी के युद्ध के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम बात करें कारणों में तो देखेंगे कि राणा प्रताप एक बहुत ही वीर सेनानी व्यक्ति थे और उन्होंने शत्रु के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अपने जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयों ने उन्हें बहुत ही परिश्रमी बना दिया था, साहसी बना दिया था, स्वाभिमानी बना दिया था। इसलिए वो अपने वंश के गौरव को बनाए रखना चाहते थे और यही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। अतः सिंहासन आरूढ़ होते ही उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया और अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया कि जब तक हम चित्तौड़ को स्वाधीन नहीं करा लेंगे, क्योंकि उस समय चित्तौड़ है वो मुगलों के अधीन था, तो जब तक हम चित्तौड़ को स्वाधीन नहीं करा लेंगे सिसोदियावश का कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सुख और विलासिता से कोई संबंध नहीं रखेगा। यानी उनके इस तरह के जो वक्तव्य थे और उन पर आगे उन्होंने जो अमल किया, उन्हीं के आधार पर वो प्रताप से एक महान प्रताप के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। तो प्रताप के जो आदर्श थे, उनका जो व्यक्तित्व था, उसके लिए स्वाभाविक था कि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और स्वाभिमानी व्यक्ति का अकबर के दरबार में जाकर नतमस्तक होना संभव नहीं था। दूसरा अगर हम कारण की बात करें तो वो है अकबर का साम्राज्यवादी शासक होना। हम पता ये है कि अकबर उस समय तक गुजरात को जीत चुका था, मालवा को जीत चुका था, राजपूताने के बहुत सारे क्षेत्रों को अधीन कर चुका था। तो मेवाड़ जैसे छोटे से राज्य की स्वतंत्रता है वो उसको खटक रही थी और वो उसको अपने अधीन करने के निश्चय कर चुका था। वहीं प्रताप अपने उस छोटे से राज्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हो चुका था, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। तीसरा कारण अगर हम देखें तो राणा प्रताप के भाई जैसे जगमाल सिंह है, शक्ति सिंह है, इन्होंने प्रताप से नाराज होकर अकबर की सेवा स्वीकार कर ली, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपने भाई से बदला लेने के लिए एक तरह से ऐसा माना जाता है कि अकबर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। अगला कारण अगर हम देखें तो ये भी पता चलता है कि राणा प्रताप द्वारा अकबर का मुकाबला करने के लिए राजपूतों का संघ बनाने का प्रयास भी किया जा रहा था। राणा प्रताप ने इधर चंद्रसेन से दोस्ती कर अकबर के विरुद्ध मोर्चाबंदी करने की तैयारी भी कर ली थी, जिससे अकबर नाराज हो गया और प्रताप के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निश्चय किया।
अगली कड़ी देखें तो मुगलों के आर्थिक स्वार्थ भी थे, क्योंकि मेवाड़ी वो क्षेत्र था जहाँ से होते हुए गुजरात तक और सूरत के बंदरगाह तक रास्ते जाते थे। उससे भी आगे गुजरात से होते हुए जो हज के लिए यात्री जाते थे उनके रास्ते भी यहीं से गुजरते थे। तो मुख्य रूप से व्यापारिक हितों को साधने के उद्देश्य से मेवाड़ जैसे क्षेत्र पर अकबर का नियंत्रण होना बहुत जरूरी था और इसी उद्देश्य के मद्देनज़र वो मेवाड़ और मारवाड़ यानी मारवाड़ पर रावचंद्र सेन को पराजित करके और मेवाड़ पर राणा प्रताप को पराजित करके वो इन दोनों क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा की हम बात कर ही चुके हैं। चूँकि हज जाने वाले लोग हैं वो इन्हीं मार्गों से जाते थे, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए मुगलों का इन प्रदेशों पर नियंत्रण होना बहुत लाजमी था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप द्वारा जो मान सिंह का अपमान किया गया वो भी युद्ध का एक कारण बना। हालांकि इनमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक इतिहासकार इस तरह की बात भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है। मार्च 1576 ईस्वी में अकबर अजमेर गया तथा आमेर के कुंवर मान सिंह को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजे जाने वाली मुगल सेना की कमान सौंपी। इस सैनिक अभियान में अकबर ने मान सिंह के साथ मीर बख्श आसिफ खान को, बख्शी गाजी को, सैयद अहमद खान को, सैयद हासिम बरहा को, मान सिंह के जो छोटा भाई था माधव सिंह उसको, इसके साथ मान सिंह के चाचा जगन्नाथ कछवाहा को, राव लूणकरण जैसे सहयोगियों को मान सिंह के साथ भेजा और इसकी जो पूरी कमान है वो मान सिंह के हाथों में सौंप दी गई। अब हम युद्ध की मुख्य घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। अजमेर से चलकर शाही सेना मांडलगढ़ पहुंचती है। यहाँ मान सिंह 2 माह तक रुका। इसके पश्चात मान सिंह की सेना गोगुंदा होती हुई खमनोर पहुंची और यहाँ बनास नदी के तट पर एक गांव है मोलेला नामक स्थान पर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। इधर राणा प्रताप ने भी मुगलों से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली थी, अतः उसने कुंभलगढ़ से निकलकर हल्दी घाटी से 8 मील दूर लोहा सिंह गाँव में अपना पड़ाव डाला। यह एक बहुत ही सुरक्षित स्थान था, लेकिन कुछ दिन यहाँ रुककर प्रताप की सेना दुर्गम मार्ग से होकर खमनोर गांव के पास के समतल भूमि में जा पहुंची। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि प्रताप की सेना में 3000 घोड़े थे, 2000 पैदल सैनिक थे, 100 हाथी और 100 भालों वाले लोग यानी सैनिक थे। इसके साथ नगारची व तूरी बजाने वाले भी थे। राणा ने अपनी सेना का जो विभाजन है वो परंपरागत युद्ध पद्धति से किया था। सबसे आगे का नेतृत्व यानी हरावल का नेतृत्व है वो पठान हकीम खां सूर को सौंपा गया। उसको सहयोग देने के लिए सलूम्बर के किशनदास, सरदारगढ़ के भीम सिंह तथा देवगढ़ के रावत सांगा थे। दाहिने भाग की बात करें तो उस तरफ भामा शाह यानी हाकिम खां के दाहिनी तरफ भामा शाह, उसका भाई ताराचंद, ग्वालियर का राम सिंह तोमर अपने तीनों पुत्रों के साथ उपस्थित थे। बाएं भाग के अंदर अगर देखें तो मान सिंह थे, बिदा झाला थे तथा सोनगरा चौहान नियुक्त थे। चंद्रावल यानी पीछे के भाग में मीरपुर का राणा पूंजा अपने साथियों सहित मौजूद था और राणा प्रताप केंद्र में स्थित थे। तो ये एक तरह से परंपरागत शैली से प्रताप ने खुद को सेंटर में यानी केंद्र में रखते हुए अपनी सेना की व्यूह रचना तैयार की थी, यानी खुद युद्ध के अंदर शामिल थे। उधर मान सिंह ने भी अपनी सेना को बड़े अच्छे ढंग से सुसज्जित किया। उसने 80 ऐसे परफेक्ट सैनिकों के साथ सैयद हासिम खां के नेतृत्व में सबसे उनको आगे रखा और राणा पर आक्रमण करने की जिम्मेदारी इसी हरावल पक्ष को दी गई। इसके पीछे का भाग जगन्नाथ तथा आसफ खान को सौंपा गया। दाएं भाग में शेर अहमद खान तथा वाम भाग का नेतृत्व गाजी खान और लूणकरण कर रहे थे। तो इस तरह से ये दोनों तरफ से सेना की तैयारी की गई थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने मतलब किस तरह से अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के प्रयास किए। जब समझाने के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसके बाद युद्ध के रूप में उसने किसको नियुक्त किया यानी मान सिंह को, और मान सिंह के द्वारा किस किस तरह से अपनी सेना की व्यूह रचना तैयार की गई। इधर राणा प्रताप की सेना में कौन कौन थे और उन्होंने किस तरह से अपने
सेना की व्यूह रचना तैयार की, इन सब के बारे में देखा है। टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा है। आगे का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आगे के जो पार्ट है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।